कहते हैं कि हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, तो हर लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती हैं और हर किसी को प्यार की कदर नहीं होती है। तो वहीं किसी को प्यार मिलता है बट समझ नहीं पाता है। ऐसे ही एक लड़की एक रूम में आह भर रही थी। लड़का पूछने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? वह लड़की कहने लगी, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तभी वह लड़का कहने लगा, आई एम सॉरी बेबी, इतना दर्द तो सहना पड़ेगा न तुम्हें। यह कहकर के लड़का ने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम ले जाकर शावर ऑन कर दिया, जिससे वह लड़की और लड़का दोनों भीगने लगे। फिर वह लड़का ने लड़की के भीगे हुए लबों पर अपने लब रख दिए और उन्हें किस करने लगा। धीरे धीरे उस लड़की की किस डीप होती जा रही थी, जिससे कि वह लड़की पागल होकर लड़के में सिमटते जा रही थी। फिर लड़का उसकी कमर पर किस करने लगा, जिससे कि वह लड़की हल्की हल्की सिसकियाँ निकालने लगी, जो लड़का को और उकसा रही थी। वह लड़के ने उसके कान में सेडेक्टिव आवाज़ में बोला, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। फिर वह लड़की को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बिठा दिया और उसके ऊपर आकर के उसको किस करने लगा, जिससे कि लड़की मचलने लगी, उसकी सिसकियाँ निकलने लगी। धीरे धीरे लड़का वाइल्ड होने लगा और वह लड़की कंट्रोल में नहीं थी। फिर वह लड़का ने लाइट ऑफ कर दिया और ऊपर से ब्लैंकेट डाल दिया और वह पूरे कमरे में लड़की सिसकियाँ गूंज रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की ने उस लड़के के लबों पर हल्की सी किस करते हुए बोली, रुद्र, तुम हमारी शादी की बात घर पर कब करोगे? माया की बात सुनकर के रुद्र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर माया को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, स्वीटहार्ट, कौन सी दुनिया में जी रही हो? शादी, और वह भी तुमसे? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम तो। रुद्र हंसते हुए माया के चेहरे पर हाथ फिराने लगा तो माया ने हैरान होकर बोली, क्यों नहीं कर सकते हो शादी? रुद्र, तुम बॉयफ्रेंड हो मेरे, हम इतनी रातें साथ गुजार चुके हैं, फिर शादी क्यों नहीं कर सकते हो तुम? माया की बात सुनकर के रुद्र ने पलटा खाकर के माया के ऊपर आकर कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ रात गुजारने के लिए होती हो मेरी जान, और तुम लड़कियां इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? तुम्हारे साथ दो प्यार की बातें क्या कर लिया, या 2-4 दिन रात गुजार लिया, साथ में तो तुम शादी के सपने सजाने लगी हो। ओहो, कितनी बेवकूफ़ होती हो ना तुम लड़कियां भी। यह कहकर के रुद्र वहाँ खड़ा हुआ और अपने शर्ट पहनकर पास खड़ी सिगरेट उठाकर जलाकर कस लेने लगा। उसके बाद सुनकर के माया ने खुद को एक चादर में लपेटकर गुस्से से कही, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे रुद्र, तो मुझे यूज क्यों किया? यह तुमने सही नहीं किया। तभी रुद्र ने गुस्से से माया को देखा और चिल्लाते हुए बोल पड़ा, क्या कहा तुमने? मुझे जानती नहीं हो? रुद्रवीर रॉय हूँ मैं, और मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि अगर मुझसे उलझने की कोशिश की ना माया, तो जो अभी तुमने मेरे साथ यह मोमेंट बिताया है ना, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे इसका प्रूफ। इतना कहकर के रुद्र एक रहस्यमय स्माइल करने लगा, जिसे देखकर के माया के तन बदन में आग लग गई और रुद्र का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कही, तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। लड़कियों को बहुत खिलौना समझते हो ना तुम, तो याद रखना, तुमको भी कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो दूसरों के बेड पर रह चुकी होगी। माया की बात सुनकर के रुद्र की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई और उसने गन निकालकर माया के माथे पर रख दिया और चिल्लाते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। इतना कहकर के रुद्र ने माया को ज़ोर से धक्का दिया और माया घबराते हुए वहाँ से अपने कपड़े उठाकर भाग निकली। रुद्र ने गुस्से से टेबल पर रखी वाइन का ग्लास उठाकर सिप लेते हुए कहा, उफ़, ये लड़कियाँ भी ना शादी दिमाग का दही कर दिया है। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग हुआ
वह देखा तो कॉल प्रताप का था। कॉल रिसीव करते ही प्रताप ने कहा, बॉस आपने जो बोला था उसी काम के लिए आए हैं। रुद्र ने धीमी आवाज़ में कहा, अच्छा हमें दिखाओ भी कॉल करके, मुझे काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। प्रताप बोला, ओके बॉस। थोड़ी देर में रुद्र भी कॉल पर था, साथ में सिगरेट का कस भी ले रहा था। प्रताप एक गोदाम में था। वहाँ एक आदमी रो रो कर प्रताप के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गया तो उनको कौन संभालेगा। वह आदमी रोए जा रहा था, उसकी हालत ख़राब थी। तभी प्रताप ने एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहा, चुप कर, दिमाग ख़राब मत कर, देख नहीं रहा है बॉस भी कॉल पर हैं और तूने हमारे बॉस से पंगा लिया है, उनकी खबर लीक करने की कोशिश की है, तो तू बच कैसे सकता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर मेरा। प्रताप ने यह कहकर के उस आदमी के ऊपर गन तान ली। वह इंसान प्रताप के पांव पड़ रहा था और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं किया है। वह सिसक सिसक करके रो रहा था, खौफ से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। तभी भी कॉल पर देख रहा था। रुद्र गुस्से से चिल्लाया, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है प्रताप, मैं इस बुढ़े का रोना धोना देखने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ, जस्ट किल हिम। रुद्र के चिल्लाते ही प्रताप ने गन का ट्रिगर दबा दिया और गोली उस आदमी के सीने में जा लगी। उस आदमी की बॉडी तड़पने लगी और कुछ ही देर में वह डेड बॉडी बदल गया। फिर रुद्र ने प्रताप से कहा, इसकी बॉडी ठिकाने पर लगाओ, कोई क्लू अगर छूट गया ना तो तुम सब भी वहीं पर जाओगे जहां यह इंसान गया है। तभी सब लोगों ने एक ही आवाज़ में कहा, ओके बॉस, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और रुद्र ने एक सुकून की सांस लिया और कॉल कट कर दिया। वह मुंबई शहर का एक रईस ज़्यादा था जो कि बिजनेस के आड़ में माफिया का काम करता था। रुद्र इंसान के रूप में जानवर था पर दिखने में एक हीरो के जैसा था। हल्का बियर्ड, गोल गोरा फेस, चमकती हुई काली आंखें, घुंघराले बाल जो कि जेल से सेट किए हुए थे, फिट बॉडी, 6 फुट 5 इंच हाइट, दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान, रौबदार आवाज़ जो कि लड़कियां देखें तो देखती रह जाएं, अपनी नज़र न हटाएं। कोई भी लड़कियां उसके साथ रातें रंगीन करने के लिए तैयार रहती थी। क्या कभी इस इंसान को कोई बदलने वाली मिल जाएगी। एक तरफ रुद्र ने जुर्म की हर हद पार कर दी थी, लोगों पर वह वही जुर्म करता जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वही हमारी प्यारी सी हीरोइन जो कि दिखने में बेहद ही प्यारी, कोई देखे तो एक पल के लिए खो सा जाए। हाइट 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग, घने और लंबे काले कर्ली बाल, गहरी ब्राउन आंखें जो दूर से ही दिखने में चमक जाती थी, बड़ी बड़ी आंखें, घनेरी पलकें, बच्चों की जैसी शक्ल, मासूम चेहरा, भोली सूरत, तरासे हुए नैन नक्श, पतली बॉडी, गोरी रंगत। जो यह हमारी माही गिल। डांस का बहुत शौक़ था माही को, इसलिए बच्चों को डांस ट्यूशन भी देती थी। माही एक जिंदा दिल लड़की थी, ऑफिस में काम करती थी और वक्त मिलता तो एनजीओ भी जाती, मानो वह मासूम लोगों की मदद के लिए ही उसे ऊपर वाले ने भेजी हो। सुबह के 10 बज रहे थे और वह ऑफिस में जाने को तैयार हो रही थी। वह काफ़ी लेट हो चुकी थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, ओ गॉड कितना लेट हो गई हूँ मैं। और बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, नाश्ता दे दो, भूख लगी है और काफ़ी लेट भी हो रही हूँ। हाँ बेटा लाती हूँ, बस 2 मिनट रुको। उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आई और कहने लगी, यह लो गर्मा गर्म तेरा ब्रेड पिज्ज़ा। यह देख कर के माँ ही कहने लगी, मम्मी जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रही है। अंजना जी जो कि माही की मम्मी एक बहुत ही अच्छी माँ होने के साथ साथ एक नेक औरत भी थी, हमेशा सबका ख्याल रखने वाली थी। तभी माही की सौतेली बहन रूम से निकली और माँ बेटी को हंसते देखा तो अंदर तक चल गई। तो माही को ताना मारते हुए कहा, बस खाना है और उड़ाना है, जैसे बाप रख कर गया हो। माही की सौतेली बहन रिम्मी माही और अंजना जी को परेशान करने का एक भी मौका अपने हाथ से वह जाने नहीं देती थी।
बस एक एक बहाने ढूंढ ही लेती थी उनको टॉर्चर करने के लिए, जिसमें माही का सौतेला भाई आकाश अपनी बहन रिम्मी का साथ देता था और कभी भी माही या अंजना जी की साइड नहीं लेता था। और इससे पहले कि वह कुछ बोलती, माही का हाथ उसकी माँ ने पकड़ लिया। तभी माही ने मुंह बनाते हुए अंजना जी से बोली, क्यों रोका आपने मुझे मम्मी? आपकी ढील की वजह से ही तो दिन पर दिन हावी होती जा रही है यह हम पर, और इतना सुनाती रहती है। उसकी बात सुनकर के अंजना जी ने प्यार से माही को समझाते हुए कहा, इसका तो रोज का है बेटा, क्यों खामखा इसके मुंह लगना है। माही ने पिज़्ज़ा का बाइट लेते हुए हंसते हुए कहा, वैसे बोल तो सही रही थी आप मम्मी, इसके मुंह में ताने वाली मशीन जो लगी हुई है कभी रुकती ही नहीं है। यह बातें कह कर के दोनों फिर से हंस पड़े थे। अंजना जी ने माही को समझाते हुए कहा, वह तेरी बड़ी बहन है, ऐसा नहीं बोलते हैं बच्चा, बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। फिर माही ने अपना बैग उठाया और अंजना जी के गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा लव यू, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, ध्यान से जाना। और वह ऑफिस के लिए निकल गई। माही गिल बहुत ही खूबसूरत मिसाल थी। वह सुबह ऑफिस जाती थी और शाम के आसपास एक बच्चों का अनाथालय था, उस एनजीओ में 5 से 6 घंटे जॉब करती थी। जब माही एनजीओ में एंटर हुई तो सारे बच्चे भाग कर के उससे लिपट गए, कहने लगे, दीदी आप आ गई, दीदी आ गई। माही ने प्यार से बच्चों को गले लगाते हुए कहा, रिलैक्स रिलैक्स, देखो मैं आज आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। तभी एक छोटे से बच्चे ने उसे पूछने लगा, क्या लाई हो दीदी, दिखाओ ना। वह बहुत ही मासूमियत से बोल रहा था, ठीक है, पहले आप सब बच्चा पार्टी अपनी आंखें बंद करो, आपके लिए सरप्राइज है। यह देखो आप सबके लिए एक बड़ा सा केक। उसने बच्चों के सामने रख दिया। एक बच्ची ने मुस्कुराकर कहने लगी, वाह दीदी, इतना बड़ा केक, यह हमारे लिए है। माही ने प्यार से उस बच्ची के गाल को छूते हुए कहा, हाँ यह सब आप क्यूट क्यूट से बच्चे पार्टी के लिए है। यम्मी यम्मी। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने खुशी के मारे शोर मचा दिए। उनकी खुशी देख कर के माही के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सीमा उसके पास आकर के उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, कितना करती है तो इन बच्चों के लिए, इतना हम में से कोई भी नहीं कहता है। सीमा माही की बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों एनजीओ में एक साथ ही काम करती थी। सीमा पूरे टाइम एनजीओ को देखती थी, मगर माही ऑफिस पे जाती थी और उसके बाद हाफ टाइम में एनजीओ को संभालती थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे बोझ थे। एक तो माँ का भी ख्याल रखना था, उनकी बीमारियों का दवाइयों का भी खर्च माही को ही उठाना था और घर को भी चलाना था। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए आधी रात को भी जान देने के लिए तैयार रहती थी। सीमा की बात सुनकर के माही ने बोली, यार जब उनके होठों पर स्माइल देखती हूँ ना तो एक अलग ही खुशी मिलती है। मेरी खुशी उनकी खुशी से जुड़ गई है। मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा मेरे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही गुजर गए थे। बचपन से भाई के ताने सुन सुन करके बड़ी हुई हूँ और पिछले 5 सालों से दीदी भी ताने सुनाती रहती हैं। बिना माँ बाप के साये के भी जीना कितना मुश्किल होता है, यह मैं जानती हूँ। मेरे पास तो माँ भी है, इनके पास तो माँ और बाप दोनों ही नहीं है। कितना मुश्किल होगा ना इनके लिए जीना। इसीलिए बस इनको थोड़ी सी स्माइल करा सकूं, इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। माही की आंखें हल्की नम हो गई तो सीमा उसकी भींगी पलकें साफ करते हुए बोली, इमोशनल तो कूट कूट के भरे हुए हैं ना तुझ में, चल अब स्माइल करके देख मेरी तरफ। माही ने सीमा का चेहरा खुशी से दमकता हुआ देखा तो पूछी, अच्छा तो बता सीमा, आज फेस पर इतनी बड़ी स्माइल क्यों है? सीमा ने खुश होते हुए कहा, आज अमन आ रहा है मुंबई से पूरे 2 साल बाद और बोल रहा है हमारे रिश्ते की बात भी करेगा। वह अपने घर और अपनी फैमिली को कन्विंस भी करेगा। बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। भगवान करे 10 साल का रिलेशनशिप के बाद फाइनली हम एक होने जा रहे हैं। क्या सच में? सीमा यार यह तो बहुत ग्रेट न्यूज़ है, सच्ची कॉन्ग्रेचुलेशन।
माही बड़े खुश होकर के बोल रही थी। सीमा ने कन्फ्यूजन से बोली, आज मैं उससे मिलने भी जा रही हूँ, बताना यार कौन सी ड्रेस पहनूँ। माही ने सीमा के गाल खींचते हुए कहा, वह रेड वाली, उसमें तो पटाखा लगती है, जो लास्ट तूने अपने बर्थडे पर पहनी थी। तभी सीमा ने माही के दोनों हाथ पकड़ के कहा, यार माही, तू भी ना सच ना मेरे साथ में बहुत अच्छे से समझती हो मुझे। अगर तू ना रहती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थोड़ा नर्वस हूँ, इतने टाइम बाद मिल रही हूँ, चल ना यार तू भी। माही ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, पर यार मैं तेरी डेट पर कैसे जा सकती हूँ, तो पागल है क्या, कुछ भी बकती है। सीमा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, यार चल ना, तुझे अमन से भी तो मिलना है ना, बस तो उससे मिलना, फिर तू आ जाना, प्लीज़ प्लीज़ चलना। माही ने उसका चेहरा देखा तो घूरते हुए कहा, समझ गई तो नहीं मानने वाली है, ठीक है, वैसे भी कौन सा तू तो बिना मुझे लिए नहीं मानने वाली है मेरी बात। माही की बात सुनकर के सीमा ने उसे झप्पी ले ली तो वह भी स्माइल करने लगी। थोड़ी देर में वह दोनों अमन के सामने बैठी थी। सीमा से ज़्यादा तो अमन शर्मा रहा था। अमन बहुत ही ज़्यादा मासूम और शरीफ लड़का था। लॉयल्टी ही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तीनों एक टेबल पर बैठे थे और माही ने दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया। फिर अमन को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो जीजू, कब दुल्हन बना रहे हैं हमारी सीमा को। माही के सवाल पर अमन ने प्यार से सीमा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इसलिए तो मैं चेन्नई से आया हूँ ना माही, ताकि आपकी दोस्त को अपने घर की खुशी बना सकूँ। अब मैं भी इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। अमन की बात सुनकर के सीमा की नज़रों में सारी कायनात का प्यार उमड़ कर आ गया था, जैसे आखिर प्यार होता ही है इतना खूबसूरत। तभी माही ने हंसते हुए कहा, दुल्हन बनाकर ले जाने की परमिशन है, पर मेरे दोस्त को ज़रा भी परेशान किया तो बैंड बजा दूंगी आपकी। एनजीओ में काम करती हूँ, मैं पुलिस के कांटेक्ट में हूँ। माही की धमकी पर अमन ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे आप तो बड़ी डेंजरस हो, आप तो अब तो डर के रहना होगा। आप परेशान न हो, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपकी दोस्त को पलकों पर बिठा कर रखूँगा। तभी माही के फ़ोन की रिंग बजी तो वह एक खाली टेबल पर जाकर के बैठ गई। अमन ने सीमा को शरारती निगाहों से देखते हुए कहा, तो तुमको हमेशा के लिए ले जाने आया हूँ, कीमत तो लगेगी ना मैडम। कीमत तो लगेगी ना मैडम। अच्छा कीमत चाहिए, दो अभी कीमत। सीमा अमन के पेट में गुदगुदी करने लगी। इसी का फ़ायदा उठाकर अमन ने सीमा को अपनी ओर खींच लिया और बाहों में कस के उसके गुलाबी लबों पर अपने लब रख दी। सीमा ने अमन की बाहों में सिमटते हुए कहने लगी, अमन क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। तभी अमन ने उसे खुद में समाते हुए कहा, तो होने दो ना, मैं तो अपनी होने वाली बीबी को प्यार कर रहा हूँ। यह कहकर के उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके लबों पर अपने लब रख कर किस करने लगा और धीरे धीरे उसकी कमर पर हाथ फिराने लगा, जिससे सीमा बेचैन होकर के अमन में सिमट गई। फिर अमन ने सीमा की टंग को अपनी टंग से हल्का सा टच किया। आसपास कोई भी नहीं था, वह लोग कोने वाले टेबल पर बैठे हुए थे, इसीलिए कंफर्टेबल भी थे। सीमा को किस से सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अमन ने उसके लबों को छोड़ दिया, जिससे अमन और उतावला हो गया और उसे खुद से जाकर फिर से उसके लबों पर अपने लब रख दिए और उसे काटने लगा। अमन के हाथ हल्के हल्के सीमा की बॉडी पर चल रहे थे, साथ में दोनों एक दूसरे को डीप किस भी कर रहे थे। अमन और सीमा अपनी आने वाली ज़िंदगी और एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन्हें आइडियाज़ भी नहीं था कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। पर उसकी नज़र तो माही पर था, जो कि माही दूर खाली टेबल पर बैठे फ़ोन से बातें कर रही थी। वह माही को देख करके आह भर रहा था। और वो लोग होते भी कैसे ना, इतने साल इंतज़ार किया था उन्होंने इस लम्हे का, और अब यह दोनों फाइनली एक होने जा रहे थे। जो इंसान छिपकर उन लोगों को देख रहा था,
मन ही मन बड़बड़ा रहा था। माही मैडम यहाँ गुल खिला रही हैं। अच्छा तो यह बात है, इलाज तो करना पड़ेगा ना मेरी माही जी, यहाँ किसी और से लगी पड़ी हैं। तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, गलत आदमी से पंगा लिया है। काफ़ी देर बीत गई। माही की मीटिंग ख़त्म हुई तो सीमा और अमन के पास आकर खड़ी हुई। अच्छा सुनो गाइज, मुझे थोड़ा काम है, एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे जाना होगा। तुम लव वाइड्स एंजॉय करो, ठीक है? ध्यान से जाना, ओके सी यू। वह वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद सीमा और अमन भी रेस्टोरेंट से निकले तो सीमा ने नम आँखों से अमन को गले लगाते हुए कहा, अब कब मिलोगे अमन? अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है यार। अमन ने सीमा के माथे पर किस करते हुए कहा, उदास मत हो मेरी पगली, बहुत जल्द तुम्हें अपने घर लेने आने वाला हूँ। मैं फिर रोज़ ऐसे ही मेरे सीने से सर रख करके मेरे साथ कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। अभी तुम घर जाओ, मैं घर जाकर कॉल करता हूँ। फिर अमन वहाँ से निकल गया और सीमा भी जाने लगी। उधर माही जैसे ही चलने लगी तो रेस्टोरेंट वाला इंसान माही को फॉलो करने लगा। कुछ दूर जाकर के उसने नोटिस किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो वह और तेज़ चलने लगी, पर फॉलो करने वाले ने अपनी गति बढ़ा दी तो वह भी रुक गई और उसके सामने आकर के खड़ी हो गई और ऊंची आवाज़ में बोली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों फॉलो करते हो मुझे तुम रोज़? क्यों तुम ऐसे परेशान करते हो? तभी उस इंसान ने गुस्से से कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ और तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर के गुल खिला रही हो ना, उसका क्या? तो तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी क्यों कर रही हो? माही ने गुस्से से कहा, तुमने मुझ पर नज़र रखी थी। यह बनवारी था, सड़क का गुंडा जो माही की सुंदरता देखकर पागल हो गया था और उसे पसंद करता था। हजार बार माही के हाथों रिजेक्ट होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। क्यों मेरा पीछा करते हो तुम बनवारी? क्यों मुझे परेशान करते हो? पिछले 2 साल से तुमने मुझे परेशान किया हुआ है। वह यह कहते हुए रोने लगी। माही को बनवारी बहुत परेशान किया करता था। कहने लगा, आपने भी तो मुझे परेशान करके रखा है ना माही जी। क्या चाहते हैं हम? बस इतना ही ना कि आप हमारी बन जाएं। क्यों हमें अपने पीछे पीछे घुमाती हैं? आप शादी कर लीजिए हमसे, रानी बनाकर रखेंगे आपको। बहुत पैसा है हमारे पास। बनवारी माही को पसंद करता था, उसके पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ था। माही ने हर बार उसे रिजेक्ट किया था पर वह एक नंबर का बेशरम था। वहीं दूसरी तरफ सीमा किसी से बात करने लगी थी, वह भी उसी तरफ आ रही थी जिस तरफ माही थी। अचानक उसकी नज़र माही पर पड़ी तो सोच में पड़ गई, यह यहाँ क्या कर रही है? यह तो कहीं अर्जेंट काम से जाने वाली थी। तभी वह सोचते हुए कहने लगी, 1 मिनट, यह आदमी कौन है और माही इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? देखना होगा मुझे, कहीं यह किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। उसने ऑटो रुकवाया और वहीं उतर गई। बनवारी कहने लगा, आखिर किसी और में क्या रखा है? मेरे में बहुत कुछ है। माही कहने लगी, चुप हो जाओ, अपनी गंदी हरकतें और बातें बंद करो। बनवारी कहने लगा, आप सिर्फ हमारी हैं। माही भी गुस्से में ज्वाला की तरफ फूट पड़ी। यह खोखली धमकियाँ किसी और को देना, समझे तो? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। इतना कह कर के माही वहाँ से चली गई। सीमा जब वहाँ पर पहुँची तो माही जा चुकी थी और बनवारी भी। वह पैर पटकते हुए कहने लगी, ओह डैम, अब क्या करूँ मैं? चलो कोई नहीं, NGO जा कर के पूछती हूँ उससे, पर फ़िलहाल इस लड़के का पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि यह कौन है। इतना तो कन्फर्म है कि यह सही इंसान नहीं है। पर फिर उसके दिमाग में यह बात आया कि जब यह इंसान सही नहीं है तो मुझे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए और वह सीधा NGO चली गई। इधर बनवारी ने अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगाया, पूछा, तेरे पास प्रताप भाई का नंबर है क्या? वह आदमी कहने लगा, हाँ है ना, अभी सेंड करता हूँ। और वह शैतानी स्माइल बनवारी के होठों पर आ गई। कुछ तो पनप रहा था उसके दिमाग में, पर क्या? वहीं दूसरी तरफ शाम के 7 बज रहे थे जब माही को होश आया। आँख खोली तो खुद को किसी कमरे में पाया। उसने आंखें मलते हुए देखा तो हैरान रह गई, यह मैं कहाँ हूँ?
फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। रूम में काफ़ी डेकोरेशन थी, काफ़ी ओल्ड फैशन वाली, कुछ अलग सी। और तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी, छन छन। घुंघरू की आवाज़ बड़ी ही तेज आने लगी और कोई सॉन्ग भी चल रहा था। यह मैं कहाँ हूँ? वह चौंकते हुए अपनी निगाहें चारों तरफ डाल रही थी और खुद में ही बोले जा रही थी, लगता है कोई डांस कर रहा है। वह बेड से उठते हुए बाहर की तरफ देखी और चल दी जहाँ से सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी। बाहर निकली तो देखा कि एक बड़ी सी हॉल था जो पूरी सजी हुई थी और काफ़ी सारी लेडीज़ थी वहाँ पर। फिर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। यह कोई कोठा है लग रहा है, पर मैं यहाँ कैसे आई? वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी। और उसके जगह कोई भी लड़की होती तो परेशान ही होती। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और आवाज़ लड़खड़ा गई। वहाँ कुछ लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेस में डांस कर रही थी। फिर थोड़ी हिम्मत करके उसने खुद को संभाला और खुद से कही, इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर यह मेरे साथ बहुत गलत करेंगे। घबराहट के मारे माही की तो जान ही निकलने लगी थी। वह दबे पाँव वहाँ से निकलने लगी, बिना कोई शोर किए ही आराम से और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ऐसे चल रही थी जैसे कि उसके कदमों से आवाज़ न आए। और सबसे बचते बचाते वह मेन गेट तक पहुँच गई। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी, भागने की कोशिश कर रही हो? उसने मुड़कर देखा, एक लेडी ऑलमोस्ट 50 साल की, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप किए हुए, काफ़ी मोटी सी, आंखों में अलग ही रौब, भारी साड़ी पहने हुए, वह मुंह में पान दबाई हुई थी। वह इस कोठे की मालकिन थी जिसे सब हीराबाई बोलते थे। उसे देख कर के माही डर से कांप गई। फिर उस औरत ने पान चबाते हुए कहा, ए लड़की, यहाँ ना तो कोई अपनी मर्ज़ी से आता है और ना ही कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है। यहाँ जो भी होता है मेरी यानी कि हीराबाई की मर्ज़ी से होता है। बात खोपड़ी में घुसी तेरी। हीराबाई की आवाज़ हल्की थी पर माही को डरा देने के लिए काफ़ी था। फिर हीराबाई माही का हाथ पकड़कर खींचकर अंदर ले आई और ज़मीन पर धक्का दे मारी। वहाँ सारी लड़कियाँ थी और वह आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। उसमें से एक लड़की ने माही को देखते हुए दूर से कहा, यह नई आई है, बहुत खूबसूरत है, इसके आने के बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ तो सही कह रही है, तभी तो भाई ने डबल कीमत देकर इसे ख़रीदा है और सारे मोटे मोटे अमीर क्लाइंट्स को यही उड़ा ले जाएगी, अपनी भी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। अब माही नीचे गिरी हुई थी और सब उसके सामने खड़े थे। तभी माही ने रोते हुए कहा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तुम लोग जाने दो ना मुझे प्लीज़। तभी हीराबाई ने हॉल में पड़े हुए झूले पर बैठते हुए बोली, बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखो, पहले यह सवालों की बौछार बंद कर दो। बिक चुकी हो तू, कोई यहाँ पर तुझे बेच कर गया है, कीमत देखकर ख़रीदा है मैंने तुझे, वह भी पूरे 10 लाख में। हीराबाई की बात सुनकर माही के सकते से आंखें बाहर को आ गई और घबराई हुई लहजे में बोली, क्या यह क्या आप कह रही हैं? मुझे यहाँ बेच दिया है? यह कैसे हो सकता है? तभी हीराबाई ने शांत आवाज़ में कहा, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डाल लड़की, अब तुझे यहीं रहना है, तुझे धीरे धीरे सब जान लेनी है। तभी हीराबाई ने माही को देखकर मक्कारी से हंसते हुए बोली, ए लड़की, इसे अच्छे से सजाओ संवारो, अच्छे से इसको सारी अदाएँ सिखाओ, कैसे रिझाना है मर्द को, कैसे पैसे निकालते हैं, तभी तो 10 लाख वसूल होंगे ना। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने उस पिक्चर को दिए थे वह कोई और नहीं बनवारी था और बनवारी ने प्रताप को पिक्चर दिखाया था और वह पिक्चर माही का था जिसे उसने उठाना था। प्रताप रुद्र के सामने गया और वह पिक्चर लिए हुए था। अचानक से वह पिक्चर रुद्र के पैरों के सामने गिर गया। रुद्र ने जैसे ही उस तस्वीर पर निगाहें पड़ी, उसकी निगाहें उस तस्वीर पर थम गई थी। कुछ देर के लिए तो वह सब कुछ भूल गया और उसे तस्वीर से नज़र हटा भी नहीं पा रहा था। तभी प्रताप ने फ़ौरन से उस तस्वीर को उठा लिया।
तब जाकर के रुद्र की नज़रें हटी और होश में आते ही रुद्र ने कहा, यह किसकी पिक्चर है, मुझे दिखाओ। रुद्र की बात सुनकर के प्रताप ने फ़ौरन से उस पिक्चर को देते हुए कहने लगा, वो। तभी रुद्र गुस्सा होते हुए बोला, क्या वो कर रहे हो, जल्दी बोलो, यह लड़की कौन है और इसका क्या करना था, कहीं इस लड़की को तुमने मार तो नहीं दिया। प्रताप कहने लगा, नहीं बॉस, यह एक पनवारी नाम का आदमी है, उसने ही मुझे कांटेक्ट किया था और वह चेन्नई में रहता है। मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने आपको कॉल भी किया था, मगर आपने बोला कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम संभालो, बाद में मुझे बता देना। यह सुनकर के रुद्र उस पिक्चर को देखते हुए कहने लगा, क्या करना था इसके साथ। प्रताप कहने लगा, इस लड़की को बेहोश करके कोठी पर बेचना था, उस आदमी का यही कहना था और उसके लिए हमें वह आदमी 50 लाख रुपए दिया। रुद्र यह सुनकर के आंखें लाल किए हुए गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का, इस लड़की को कौन से कोठी पर रखा है तूने। प्रताप फ़ौरन से डरते हुए लहजे में बोला, बॉस वह हीराबाई के कोठी पर है। यह सुनते ही रुद्र कहने लगा, जल्दी से गाड़ी निकालो और चलो, क्या होगा अब माही के साथ, क्या माही की ज़िंदगी अब नर्क बन जाएगी, क्या उसकी ज़िंदगी वहीं कटेगी, या फिर रुद्र उस पिक्चर में माही को देखकर उसके पास गया है, वह उसके साथ क्या होगा अब। यह जानने के लिए बने रहे इस कहानी के साथ। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कभी कभी हम रिश्तों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक रेखा होती है और अगर इंसान उस रेखा को पार कर जाए तो वह रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद न होने के बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहां घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जिस बात की तड़प मुझे दीवाना कर गई थी, इसीलिए मेरे सिर में दर्द होने लगता। मेरा देवर रोहन, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता और हम दोनों के बीच काफी बेतकल्लुफी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते में बेपर्दगी का फितना करार दिया गया है। रोहन ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सिर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द फौरन ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। तो वह फौरन ही अपने कमरे से तेल उठाकर ले आया और मेरे सिर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वह मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सिर में हरकत कर रही थीं और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया। वह बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। रोहन मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने रोहन के साथ चाय पी और सोने के लिए लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। वाकई रोहन के मिजाज में तो एक जादू सा था। मुझे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफी दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने अपने शरीर पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सिर पर हाथ लगाने के बाद शरीर पर भी हाथ लगा लिया था। नींद पूरी होने की वजह से मेरा सिर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था और यह 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर रोहन एक 16 साल का लड़का था। नदीम के अंदर बहुत ज्यादा बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगा था। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि उनके वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से रोहन को बाप का प्यार न मिल सका। उनकी अम्मी भी रोहन पर और घर पर बहुत तवज्जो दिया करती थी और सूरज तो यहाँ रहता ही नहीं था। इसीलिए सूरज ने मुझसे कहा कि मैं अब से रोहन का पूरी तरह ख्याल रखूं। मैंने सूरज से वादा कर लिया था कि मैं रोहन को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की। मेरा शौहर सूरज दूसरे शहर में नौकरी करता था
और वह महीने में 4 दिन के लिए घर वापस आता था। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर रोहन और अपनी सास के साथ गुजारती थी। रोहन अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी करता, मेरे पीछे घूमने लगता। सूरज के यहाँ न होने की वजह से मेरे छोटे बड़े तमाम काम नदीम की जिम्मेदारी थी। रोहन कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। रोहन के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वह सूरज को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह खामोश हो जाया करता या फिर बात का विषय ही बदल दिया करता। मैं उसे जानना चाहती थी कि उसे सूरज से क्या मसला है, लेकिन मैं कभी यह सवाल कर नहीं पाई और बहुत बार मुझे इसका जवाब मिल गया। सूरज की अम्मी सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसीलिए मुझे कभी उनकी तरफ से कोई मसला पेश न आया था। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन सूरज के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं सूरज के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मुमकिन न था। इसीलिए मुझे सिर में दर्द रहने लगा था। नदीम को मालूम था कि मेरे सिर में मुस्तकिल दर्द है, इसीलिए वह पहले तो मेरे लिए दवा ले आया करता था। लेकिन एक दिन रोहन कहने लगा कि आप कब तक सिर दर्द की दवाएं खाएंगी? इससे अच्छा तो यह है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने रोहन से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रोहन कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो अब आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगी थी। वह मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। रोहन को वाकई ही बहुत ज्यादा आदत हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर घूमने के लिए बाहर चले जाते। वह रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात गए तक एक साथ मुंह भी देखते। मैं रोहन की पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मदद कर दिया करती थी। रोहन उसे बेझिझक अपना हर मसला बयान कर देता। मैं रोहन के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वह मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा कर काम करती तो वह मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता कि आप इतनी गर्मी में ये पहनकर कैसे काम कर लेती हैं। वह हर बात में मेरी बहुत ज्यादा फिक्र किया करता था। रोहन को हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो वह मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती कि उसकी पत्नी तो बहुत ही नसीब वाली होगी जब उसका शौहर उसे अपनी पसंद से कपड़े डिजाइन करवा के देगा। वह मेरी बात सुनकर कहता कि फिलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में मैं बहुत खुश नसीब थी, क्योंकि मुझे रोहन कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वह मेरे तमाम कपड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चाकें बनवाता जिनसे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती, और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन रोहन को इस तरह के कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसके पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं किया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं और वह बावर्ची खाने में काम कर रही थी। गर्मी बहुत शदीद थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ जाहिर हो रहा था और मैं दुपट्टे से बेपरवाह जल्दी जल्दी खाना पकाने में मग्न थी कि जब अचानक ही रोहन पीछे से चला आया। मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसके इस बेबाक टिप्पणी पर मैं शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी तो रोहन कहने लगा कि भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। और वह बावर्ची खाने से निकलकर चला गया। सूरज जब मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों रोहन उनसे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मग्न रहता। सूरज बहुत खुश थे कि रोहन बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी उन दिनों सूरज के साथ इतनी मग्न होती कि मुझे रोहन का रवैया भी महसूस न होता। सूरज बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और रोहन फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वह मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वह मुझसे जो कुछ भी कहे मैं फौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूं।
पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी का सामना हुआ। रोहन के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे कि जैसे पहले भी बहुत दफा मिल चुके हों। रोहन का एक दोस्त कह रहा था कि रोहन हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वह आपकी बहुत तारीफ करता है। वह सब मुझसे मिलने के इच्छुक थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने रोहन से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। रोहन कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं रोहन की बात का मतलब समझ न पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। रोहन रोज रात को ही मेरा मिजाज करने लगा था और मैं सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान रह जाती और इसीलिए एक रोज मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और रोहन से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह रोहन मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता था। मैं तो रोहन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी न रखा। वीडियो में रोहन मेरा अच्छी तरह से मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद रोहन कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि रोहन कमरे का दरवाजा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दोबारा खुलने की आवाज पर भी न उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाजा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। रोहन कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा और उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमीज को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वह शीशी जो वह मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेलिबास उसके सामने पड़ी थी और वह मेरे जिस्म पर अपने हाथों से छू रहा था। थोड़ी देर के मसाज के बाद उसने अपने होंठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वह अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वह जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वह मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वह जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। वह मेरी इज्जत को बुरी तरह पामाल कर गया था और यह सब देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसीलिए उससे इतनी बेतकल्लुफ थी, लेकिन मैं कभी यह जान ही न सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में ही बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? मैंने एक गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया और उसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर तो मेरे पूरी तरह ही रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वह कह रहा था कि उसे पहले ही दिन मुझसे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई थी। वह हमेशा से मोहब्बतों के लिए तरसा था और जब मैंने उस पर तवज्जो देनी शुरू की तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वह कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता था और इसीलिए उसकी नजरों में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी सूरज घर आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता ताकि वह हम दोनों को साथ न देख ले। सूरज से तो वह यूं भी पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि सूरज के अब्बा सूरज से बहुत मोहब्बत करते थे और इंतकाल से पहले उन्होंने ये घर भी सूरज के नाम पर कर दिया था। और वह जब भी मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता कि जिससे वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के रंगों से मेरा छलकटा हुआ वजूद पसंद था। वह कह रहा था कि मेरी खूबसूरती से कायल हो चुका था। वह बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वह मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे मजीद बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और जिंदगी भर उसका साथ दूं। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था।
इसीलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू किया ताकि मैं कुछ सुकून महसूस करूं, और वह मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता, और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूं तो वह फौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को सैराब कर लेता। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बता दी थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और उसके दोस्तों ने ही उसे यह तरीका बताया था। रोहन और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसीलिए वह सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत को पामाल कर बैठे थे। रोहन की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने यह सब क्या कर दिया था? मैं उसके भाई की पत्नी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ चुका था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह रोहन पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वह तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त कर रहा था। वह कह रहा था कि अम्मी ने कभी भी उसके जज्बात और जरूरतों का ख्याल न रखा। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ कर लिया। मैंने रोहन को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं वह माफ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती रोहन की नहीं। वह वाकई रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भुला बैठा था। इसमें गलती मेरी भी बराबर की थी। मैंने कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए बेहुदा लिबास दिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई जरूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं और मैंने इसी बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने रोहन से कहा कि बेहतर यह है कि वह मुझसे दूरी अख्तियार करे और मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाए। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। रोहन ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं यह बात उसके भाई को न बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला न था कि मैं सूरज को खुद इतनी बड़ी सच्चाई बता सकती। रोहन बहुत शर्मिंदा था और वह अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मैं खुद भी अपनी नजरों में गिर गई थी। मैंने फौरन सूरज को फोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वह खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुला लें। लेकिन जब मैं बार बार इसरार करने लगी तो वह कहने लगे कि वह जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वह मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरी रिहाइश का कोई इंतजाम कर सकें और अपनी अम्मी से भी इस बारे में बात करें। मैंने सूरज से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला लें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। सूरज ने वादा लिया था कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने यह 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं रोहन की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश न था। उन्हें अपने घर से ज्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद रोहन यूं बेराह रवि का शिकार न होता। रोहन अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और रोहन के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक नाम हरम के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढांप कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीजों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी नहीं होती जितनी की बाज़ाहिर नजर आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे की कीमत का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको आज की कहानी हमारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें